Hello everyone. Hope you all are good. So the topic we are going to discuss today is the 73rd amendment of Constitution of India, as you can see on your screens. So without wasting time, मैं एक छोटा सा एक व्यू बता देती हूँ कि what this amendment is all about. आधो बच्चों को पता होगा, आधे बच्चों को नहीं पता होगा. So let's without wasting time जस्ट हैव अ स्नैपशॉट, एक छोटा सा व्यू दे देती हूँ कि व्हाट द 73rd अमेंडमेंट सेज. अब देखिए 73rd अमेंडमेंट जो था ना, दैट वाज ऑल अबाउट द, इट वाज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट. ये हमारी ये जो रूरल डेवलपमेंट, रूरल बॉडीज है, रूरल लोकल बॉडीज है, उनके बारे में ये था कि मतलब उनकी डेवलपमेंट हो. सो डैट कि हमारी अगर रूरल डेवलप करेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कंट्री है दैट मोर देन 50% इज स्टिल रूरल एरिया. तो उसको क्या किया गया था, ये अमेंडमेंट आई थी दैट टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड अथॉरिटीज विच अनेबल डेम टू फंक्शन एज यूनिट टू सेल्फ गवर्नमेंट. उनकी एक प्रॉपर लोकल बॉडी बनाई जाए और उनकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाई जाए. ये जो अमेंडमेंट है दैट इज़ वेरी वाइड, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. इसमें जब कोई भी हमारी अगर अमेंडमेंट आती है, एक मैं आपको बात बता दूं, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी अमेंडमेंट आती है तो वो सिंपल नहीं है कि अच्छा उन्होंने किसी ने अगर बोल दिया, एक मीटिंग बैठी, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है. या वी टेक सर्टेन रिकमेंडेशन फ्रॉम द वेरियस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वेरियस राउंड्स होते हैं, उनसे काफ़ी रिकमेंडेशंस आती हैं. तो उससे क्या होता है, एक प्रॉपर उसके प्रॉपर एनालिसिस के बाद एक अमेंडमेंट बनती है. सो इसमें भी है हमारे पास एक काफ़ी कमेटीज थी जिन्होंने रिकमेंड किया था इसके बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमने उनके बारे में पढ़ना है. लेकिन आज इस वीडियो में आज हम वो कमेटीज कवर करने वाले नहीं हैं. लाइक वी हैव अशोक मेहता कमेटी, वी हैव सिंघवी कमेटी, वी हैव गडगिल कमेटी है हमारे पास, अशोक मेहता कमेटी है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन आज हम प्रॉपर एक व्यू पढ़ेंगे कि व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट और इसकी क्या व्हाट न्यू, इसमें क्या नया था कि 73rd अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत पड़ी. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द अपग्रेडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस. कहाँ के लिए? पंचायती राज के लिए. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग टू द नेक्स्ट. सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो मेन एम था इस एक्ट का, उसका मेन एम था दैट टू प्रोवाइड 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज. लेट मी टेक द पॉइंटर, आई विल हाईलाइट. आपको याद रखना है जो मेन एम था दैट वाज 3-tier, मीन्स उसको 3 लेवल पे पंचायती राज को लाने की जरूरत थी. तो अब उसमें क्या है, सबसे पहले था हमारे पास विलेज लेवल पंचायत सबसे पहले बनाई जाए. ठीक है, जो कौन करते हैं, सरपंच वगैरह चलाते हैं जिनकी पंचायत जो होती है. फिर जब वेरियस विलेजेस बनते हैं तो उनको वो फॉर्म करते हैं ब्लॉक, जिसको मंडल भी बोला जाता है, ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पंचायत. ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग इट है. फिर जब वेरियस ब्लॉक्स बन जाते हैं, उनको जब देयर इज ग्रुप ऑफ वेरियस ब्लॉक्स तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको हम जिला परिषद भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत को. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आ गया. तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हमारे पास विलेज, फिर है ब्लॉक, फिर है डिस्ट्रिक्ट. दीज आर द 3-tier सिस्टम. यही बेस है 73rd अमेंडमेंट का, जो मेन चीज आई थी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हम पढ़ेंगे व्हाट्स न्यू इन 73rd अमेंडमेंट. अब नई क्या चीज़ आई थी इस 73rd अमेंडमेंट में, क्या नया था? अमेंडमेंट मीन्स चेंज, तो वो क्या चेंज क्या लाया गया, तो आपको ये भी याद रखना है. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट मी टेल यू. सबसे पहले आपको याद रखना है कि न्यू पार्ट आया 9th टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9th याद रखिए, और जिसमें प्रोविजंस को कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ है, 243 टू 243O 243G. ये आपको याद रखना है. और जिसमें हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स कवर होंगे, 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? वी हैव हॉर्टिकल्चर, हमारे जो केटल फील्ड है, हमारा एग्रीकल्चर के बारे में, विलेज में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, विलेज की सैनिटेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे. ठीक है, इस अमेंडमेंट में जो कवर होते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी विलेज लेवल जो है, विलेज लेवल के जो पंचायती राज है दैट वाज डेवलप्ड, हमारा रूरल इंडिया गेट डेवलप्ड.
एंड न्यू 11 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट विद इन द फंक्शन ऑफ पंचायत। अब ये न्यू 11 शेड्यूल आया था जिसमें 29 सब्जेक्ट्स कवर किए गए थे। ठीक है, ये मेन चीजें जो हाईलाइट की है ये आपको याद रखना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम बताते हैं इसमें कि मेन चीज़ थी क्या। अब 243 जो हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास 243 जो आया था, अभी मैं आपको बता दूं, आपको पीछे आर्टिकल 243 टू 243 OG के बारे में हमने पढ़ा कि ये न्यू प्रोविजंस आई थी इसमें, तो उन प्रोविजंस में क्या क्या कवर होता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 243A ग्राम सभा। ग्राम सभा में एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शन एट विलेज लेवल एज ए लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट प्रोवाइडेड बाय लॉ। इसमें क्या था, सबसे पहले था कि ग्राम सभा क्या होता है, ऑल दोज विच आर एलिजिबल टू वोट, मतलब जो अपना सरपंच सेलेक्ट कर सकते हैं, दीज आर द ग्राम सभा। तो उनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं विलेज लेवल पे, वो सब बताई गई थी। देन वी हैव 243 भी, आपको इधर मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सच पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस क्या हैं उनके। ठीक है, देन वी हैव 243B में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले विलेज लेवल है, देन ब्लॉक लेवल है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे सबसे पहले हमारे पास था विलेज लेवल, देन वी हैव ब्लॉक लेवल, आफ्टर ब्लॉक लेवल वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, अब ये जो ब्लॉक लेवल है ना, दिस इज इंटरमीडिएट, मतलब ये किसके बीच में कनेक्शन है, विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो इसको इंटरमीडिएट लेवल भी बोला जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ना, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नो इंटरमीडिएट लेवल इन द स्टेट वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन 20 lakhs। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी 20 लाख से, वहाँ पे ब्लॉक लेवल नहीं होगा, ब्लॉक लेवल पंचायत नहीं होगी। देन वी हैव 243C में बताया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में और इनडायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में। यू नीड टू रिमेंबर दिस कि सी के में क्या बताया गया है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, वी हैव डी 243D में हमारे पास रिजर्वेशंस थी, वुमेन्स के लिए रिजर्वेशंस थी, हमारे पास वुमेन उसके लिए रिजर्वेशंस थी, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या क्या रिजर्वेशंस है वो बताया गया है। देन इफ वी टॉक अबाउट द 243E, सॉरी जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक द पॉइंटर। हाँ, इफ वी टॉक अबाउट 243E, 243 में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बताया गया है कि वो कितनी देर के लिए रहेंगे। आफ्टर एवरी 5 years जो होती है क्या होती है, जो यहाँ पे इलेक्शंस होंगी, जितने भी वो सिलेक्ट किया जाएगा। देन वी हैव 243F, मिनिमम एज टू दिस इज कॉन्टेस्ट, एन ऐड होगा यहाँ पे, मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट इन द पंचायत इज 21 years। 2F में ये बताया गया कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। देन वी हैव 243G, 243G में वी हैव पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बताया गया है कि पंचायत की क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अथॉरिटीज हैं उनकी, और क्या किस किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 243H, 243H में वी हैव लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ, ऑथराइज द पंचायत टू लेवे। अब लेजिस्लेचर बाय स्टेट बाय लॉ क्या होगा कि उनको अथॉरिटी है कि वो कितना टैक्स ले सकते हैं, कितनी फीस ले सकते हैं। लेट मी टेक द पॉइंटर। देन वी हैव 243I, 243 में आई में आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन में क्या होगा कि एक प्रॉपर एक कमीशन बनाई जाएगी जो इलेक्शन कंडक्ट करती है। इनका एक कमिश्नर भी होता है जो ऑल्सो विच इज ऑल्सो सिलेक्टेड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। दैट वाज इन 243I। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, अब हम इस पर पढ़ेंगे कि अब इस एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे। ये एक्ट आया तो अमेंडमेंट आया तो इसमें क्या क्या चेंज आई। सबसे पहले डोंट गेट कंफ्यूज कि इतना सब कुछ क्या लिखा हुआ है, आप बस पॉइंट्स पढ़िए। सबसे पहले है यहाँ पे
कि हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बता दिया इसका तो ये मेन एम था, तो ये मेन सबसे पहला फीचर यही लिखा है कि 3 टायर स्ट्रक्चर आना चाहिए। कहाँ पे, एक मिनट, कहाँ पे आना चाहिए, विलेज में, विलेज पंचायत जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। इंटरमीडिएट पंचायत हो गया पंचायत समिति जिसको ब्लॉक भी कहा जाता है, ब्लॉक लेवल वाला। और डिस्ट्रिक्ट हो गया जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। अब रेगुलर इलेक्शंस होंगी आफ्टर 5 ईयर्स, हमने एक उसमें भी पढ़ा, आर्टिकल में भी पढ़ा रेगुलर इलेक्शंस के बारे में। रिजर्वेशंस के बारे में पढ़ा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में रिजर्वेशन होनी चाहिए। देन वी हैव नॉट लेस देन रिजर्वेशन 1/3 रिजर्वेशन किन के लिए, वुमेन्स के लिए। ये भी मैं इसमें आपको रिजर्वेशन में बताया कि क्या होगा, किनके, वुमेन्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। देन वी हैव इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिकमेंड मेजर्स टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ पंचायत। अब इनको पंचायत को चलाने के लिए एक प्रॉपर फंड्स की जरूरत भी पड़ती है, तो इसके लिए फाइनेंस भी चाहिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहिए। देन अब और क्या थे इसके, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी चाहिए, PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूट। इस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज होनी चाहिए दैट प्रॉपर प्लान्स टू द डिस्ट्रिक्ट। प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 29 सब्जेक्ट्स हैं 11 शेड्यूल में। इस्टेब्लिश ग्राम सभा, विलेज असेंबलीज एंड द एम्पावरमेंट डिसीजन मेकिंग। मैंने बताया था कि उनके क्या होनी चाहिए, उनकी पावर्स क्या हैं, पावर्स से ही उनको डिसीजन मेकिंग की एम्पावरमेंट मिलती है। Then we have rotation in accordance to the reservation seats of women and a scheduled caste in the PRIs. If you have read, कि अगर आप एक चीज़ वो याद कर लें कि हमारे पास उस आर्टिकल्स के बारे में कि उस आर्टिकल में क्या कहा गया था, तो that will be easy for you to learn the features. उसी में आपके फीचर्स भी कवर हो जाएंगे क्योंकि उन्हीं आर्टिकल्स में बताया गया है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, तो वही जो है वो इस अमेंडमेंट के फीचर्स बन गए। So that was the features of 73rd Amendment Act of Constitution of India. So next we have powers and responsibilities क्या दी गई इस एक्ट के अंदर। तो अब पावर्स क्या दी गई हैं इसमें, सबसे पहले हमारे पास है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd Amendment Act द पंचायती राज सिस्टम हैज गिवन सच अ पावर एंड अथॉरिटी necessary enables them to function. It contains provision for devolution of power and responsibility related. अब उनकी powers and responsibilities बताई गई थी उसमें कि क्या क्या दी जाएंगी पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स को, and the preparation of plans of economic development and social justice. उनको क्या दिया गया था, they are given the provision they are given the enough freedom कि क्या कर पाएँ वो अपना पंचायती राज सिस्टम अपना बना पाएँ प्रॉपरली। तो डैट वाज ऑल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो अनदर मेन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस एक्ट इज कि जो आपको MCQs के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पंचायती राज सिस्टम करंटली कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अभी भी। सो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है मैं आपको बता दूँ, वो है नागालैंड, आपको याद रखना है नागालैंड में, देन मेघालय एंड मिजोरम। आप ऐसे याद रखिए NMM मीन्स नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पंचायती राज एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। और किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है दिल्ली को छोड़कर, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर मैं आपको एक बारी थोड़ा रिव्यू दे दूं कि हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास क्या क्या इस ग्राम सभा में इस अमेंडमेंट में नया क्या आया। सबसे पहले हमारे पास अगर नया देखा जाए तो नया इसमें ये आया था कि इसमें थ्री टायर क्या थी सिस्टम आया था, 3 टायर सिस्टम आया था, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और यहाँ पे हमारे पास जो नया ऐड हुआ है वो है पार्ट 9 जिसमें 243 to 243 OG तक है, 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो भी मैंने बताया था किसके रिलेटेड है। और यहाँ पे क्या था, पावर्स, परफॉर्मेंस, फंक्शंस। इंटरमीडिएट लेवल कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे मोर देन 20 लाख पॉपुलेशन हो। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट
इलेक्शंस के बारे में बताया। डायरेक्ट होता है चेयरमैन ऑफ विलेज पंचायत का, और इनडायरेक्ट होता है चेयरमैन ऑफ इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये भी याद रखिए। रिजर्वेशंस किस किस की हुई थी? वुमेन्स की 1/3, और क्या होनी चाहिए? शेड्यूल कास्ट की। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत क्या है? मिनिमम एज क्या है टू कॉन्टेस्ट द पंचायत? पावर्स एंड अथॉरिटीज़ है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये सब था मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट, और इसी में हमने जब मेन फीचर्स पढ़े तो उसमें भी ये सब ही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट किसके बारे में है? ये सब सबके बारे 73rd अमेंडमेंट के बारे में। अभी हमारी और भी वीडियोस आएंगी इसके बारे में, जिसमें हम वेरियस कमिटीज़ ने क्या क्या रिकमेंड किया हम वो पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस, please do comment in the comment section. Hope you like the lecture. Thank you.